हेलो बच्चों, कैसे हो आप? खुश होंगे, मस्त होंगे। छुट्टियां चल रही हैं, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। साथ साथ पढ़ाई और अच्छे जीवन की कल्पना के साथ आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कविता नंबर 3 के बाद जो अगला पाठ 4 नंबर है, जिसका शीर्षक है कविता का बनारस। तो बच्चों, बनारस कविता के कवि केदारनाथ जी के बारे में हम जान गए या उनका परिचय पढ़ लिया, और अब हम इस कविता का प्रथम काव्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे। इस कविता में कल भी हमारी चर्चा हुई थी, आज भी उसी प्रकार की लगभग चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो पहला पद्यांश है, काव्यांश है, वो बनारस की महत्ता से जुड़ा हुआ है। तो आइए पहले हम इस पद्यांश में कोई कठिन शब्द उस पर चर्चा करते हैं। तो इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा मडवाडी ही की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। बवंडर किसे कहते हैं बच्चों? अंधड़ या आंधी को कहते हैं। तो और इस महान शहर की जीभ किरकिराने लगती है। छोटा सा पद्यांश है लेकिन सारगर्भित है। देखिए इसमें कवि ने क्या बताया है, इस शहर में बसंत अचानक आता है। कवि कहते हैं कि भले ही प्रकृति में जो बसंत आता है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन यहाँ जो बनारस में बसंत आता है वो अचानक से आता है। अर्थात प्रकृति के साथ इस बसंत को न जोड़ते हुए इस बसंत का वर्णन हम बनारस के साथ कर रहे हैं। तो प्रकृति में हम सभी जानते हैं शीत ऋतु के तुरंत बाद बसंत का आगमन होता है, और इसीलिए कवि कहता है कि प्रकृति में भले ही बसंत ऋतु धीरे धीरे आती हो, लेकिन बनारस में जो बसंत ऋतु आती है वो अचानक आती है। अब आगे क्या लिखा है? और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवाडी की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर। इसमें कवि कहता है कि इसमें 2 मोहल्ले हैं विशेष रूप से बनारस के, उनके नाम है लहर तारा और मडवाडी। तो कवि कहता है जब भी बसंत आता है तो जो 2 मोहल्ले हैं लहर तारा और मडवाडी की तरफ से ऐसा लगता है जैसे कोई धूल का बवंडर उठा हो, धूल की आंधी हो, या धूल के अंधड़ के रूप में देखता हूँ। लेकिन यहाँ कवि इसको दूसरे संदर्भ में छोड़ देता है बच्चों। कैसे? कि वो कहता है कि बनारस है वो साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक से जुड़ी हुई नगरी है। इसलिए जब बनारस में इनसे संबंधित धार्मिक, साहित्य और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तब ऐसा लगता है कि बनारस में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इसके बाद और
इस महान शहर की बाउंड्री के बाद लिखा है, और इस महान शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आंधी आती है तो निश्चित है मुंह के अंदर रेत के कण जाएंगे, और रेत के कण जाएंगे तो मुंह की जीभ वो किरकिरी हो जाती है। तो इसी बात को कवि ने आगे बढ़ाया या बताया है कि जब आंधी आती है तो बनारस में धूल भी यानी धूल ही धूल हो जाती है, और उस धूल के कारण लोगों के मुंह में रेत के कण चले जाते हैं, जिससे उनकी जीभ किरकिरी हो जाती है। लेकिन यहाँ फिर कवि इसे दूसरे रूप में भी कहता है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वहाँ कहाँ बनारस में धार्मिक कार्यक्रमों का एक वाल सा जाता है, यानी बहुत गतिविधियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और उन गतिविधियों में या उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए उन कलाकारों का, उन लोगों की अभिव्यक्ति है वो चुलबुलाने लगती है। यानी किरकिराने को आंधी के कारण मुंह की जीभ किरकिरी को किससे जोड़ दिया गया है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्य से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेने वाले लोगों के जो कलाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए, और वो चुलबुलाने यानी उनकी अभिव्यक्ति है वो चुलबुलाने लगती है। किरकिराना और चुलबुलाने से जोड़ दिया है, और इस महान शहर की किरकिराने लगती है। महान और प्राचीन बनारस के लिए दोनों शब्द उपयुक्त हैं। महान तो इसलिए क्योंकि वहाँ गंगा नदी बहती है और उसको वहाँ के लोग माँ कहते हैं, माँ के नाम से पुकारते हैं। दूसरा, वहाँ भगवान शिव का विराजमान होना, और उनके कारण भी शिव में, भोले भंडारी में लोगों की आस्था बहुत है, इसलिए उस शहर को महान और प्राचीनतम शहर कहा गया है। और इसी कारण ये जोड़ दिया है कवि ने कि उस शहर की जीभ है। कौन से शहर की? बनारस की। आंधी के मौसम में या वसंत में जब जो आंधी आती है उसके कारण बनारस के या बनारस शहर की जीभ है वो किरकिराने लगती है। कहने का मतलब शहर की जीभ की क्या हो गया? मानवीकरण। शहर की जीभ नहीं होती बच्चों, जीभ होती है मनुष्य के, और इसे मानव से जोड़ दिया गया है तो शहर की जीभ का मानवीकरण हो गया। तो ये तो छोटे से पद्यांश की हमारी व्याख्या थी। और अब हम इस व्याख्या के बाद इसमें से निकलने वाले विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि विशेष बिंदु यही चलते रहेंगे, आप ये ध्यान रखें, लगभग ये चलेंगे। पद्यांश या काव्यांश में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जो अलंकार बदल सकती हैं। तो देखिए विशेष बिंदु, भाषा इसमें आप क्या लिखेंगे? खड़ी बोल। शैली प्रगतिवादी, प्रगति का संदर्भ। रस शांत रस, शांत माहौल। छंद मुक्त है, साफ दिखाई दे रहा है, पंक्तियों का छोटा बड़ा होना, मुक्त। और शब्द शक्ति का के बारे में पहले भी मैंने कहा, बहुतायत कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए शब्द शक्ति होगी इसमें लक्षणा। गुण औज, आनंद से जुड़ा हुआ। शब्द चयन तत्सम
शब्दावली। और शहर की जीभ, इसमें अलंकार हो गया मानवीकरण। पहले भी एक बार आया था, मैंने आपसे चर्चा की थी। मानवीकरण क्या होता है बच्चों? अमूर्त भावों और जड़ वस्तुओं को मानवीय गुणों में यदि आरोपण कर दिया जाता है, यानी अमूर्त भाव जो दिखाई नहीं देते, जड़ वस्तु जिनमें जीवन नहीं होता है, और उनको यदि मानव के किसी गुण से जोड़ दिया जाता, आरोपित कर दिया जाता है। जैसे यह शहर की जीभ लिखा है, तो शहर की जीभ नहीं होती, जीभ मानव की होती है, तो ये मानव गुण से जोड़ने के कारण ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। तो ये था बनारस कविता का पहला पद्यांश, जिसके कवि केदारनाथ सिंह हैं, और व्याख्या हमने पढ़ ली, और उसके विशेष बिंदु हैं वो फिर भी पढ़ लिए। आपने ध्यानपूर्वक सुना और आपको याद भी करना है और पढ़ते भी रहना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।